नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और 1 बिजनेस लाइन का। जो आर्टिकल बिजनेस लाइन का है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शुगर इंडस्ट्री से संबंधित। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे दिल्ली असेंबली की कमेटी की पावर से संबंधित है और यहाँ पे तीसरा आर्टिकल स्कूल्स को रीओपन करने से संबंधित है। कल भी हमने थोड़े बहुत पॉइंट्स स्कूल को रीओपन करने से संबंधित डिस्कस किए थे, तो ज़्यादा वक्त इस आर्टिकल को नहीं देंगे। शुगर इंडस्ट्री वाला जो आर्टिकल है ये सबसे ज़्यादा मेन है बिजनेस लाइन का। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुगर इंडस्ट्री से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले तो हम शुगर इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है यानी शुगर केन, गन्ना, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखो, गन्ने की जो फसल है वो वर्ल्ड में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाई जाती है। ये जो रीजन है ना, नीले वाला, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है और ये ऑरेंज वाला ये ट्रॉपिकल रीजन है। तो इन रीजन्स में गन्ने की जो फसल है वो उगाई जाती है। और वैसे देखो, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2013 में कि साउथ इंडिया में जो शुगर इंडस्ट्री है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल या फिर ज़्यादा समृद्ध क्यों है एज़ कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया। तो इसके देखो काफ़ी सारे रीजन्स हैं। एक तो देखो, साउथ इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है और नॉर्थ इंडिया सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में जब गन्ना उगाया जाता है ना, तो उसमें सुक्रोज का कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी चीनी ज़्यादा बनती है। दूसरा, साउथ इंडिया में जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया। तीसरा, साउथ इंडिया में शुगर इंडस्ट्री बाद में आई इसलिए मशीनें जो हैं वो रिलेटिवली लेटेस्ट हैं, मॉडर्न हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया में जो शुगर मिल्स हैं वहाँ पर मशीनरी पुरानी हैं। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से साउथ इंडिया में शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा प्रॉफिटेबल कहें, ज़्यादा प्रॉस्पर कहें, मतलब ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। इंडिया में देखो, शुगर इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो नॉर्थ वाला इलाका उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, और एक साउथ वाला इलाका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आगे वैसे इस आर्टिकल के डिस्कशन में आएगा भी। ज़्यादातर हमारे देश में जो शुगर मिल्स हैं वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इन 2 राज्यों में सीमित हैं। डिस्कस करेंगे आगे, पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। इंडिया देखो, शुगर प्रोड्यूस करने के मामले में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है और कंजम्पशन के मामले में इंडिया पहले नंबर पे है। बहुत मीठा खाते हैं इंडिया वाले, पहले नंबर पे है इंडिया शुगर कंजम्पशन के मामले में। और 2017-18 में इंडिया ने 33 मिलियन मैट्रिक टन शुगर प्रोड्यूस किया। देखो, शुगर प्रोडक्शन इंडिया में लगातार बढ़ रहा है, तो जल्द ही इंडिया ब्राज़ील को पीछे छोड़ देगा और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करने वाला देश बन जाएगा। शुगर ज़्यादा प्रोड्यूस होने का मेन रीज़न ये है, हमारे देश में पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में गन्ने की कल्टीवेशन ज़्यादा होने लगी है और इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे देखो, गन्ने को प्रोक्योर करने के लिए सरकार मिनिमम प्राइस अनाउंस करती है और ऐसा मैकेनिज्म है कि किसान अपनी पूरी की पूरी गन्ने की जो फसल है उसे बेच के, और पीडीएस में भी सरकार गरीब लोगों को, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो बेनिफिशरीज हैं उनको शुगर प्रोवाइड करती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया शुगर प्रोड्यूस के मामले में वर्ल्ड में अभी फ़िलहाल 2nd प्लेस पर है और जल्द ही ब्राज़ील को रिप्लेस करके पहले स्थान पर आ जाएगा। लेकिन देखो, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं, सब कुछ पॉजिटिव नहीं है। जैसे पानी की आवश्यकता होती है ज़्यादा शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पहले गन्ना उगाया जाता था लेकिन अब रेनफॉल डेफिसिट की वजह से गन्ना उगाना मुश्किल साबित हो रहा है। और कई सारे रीजन्स ऐसे भी हैं हमारे देश में जहां पे गन्ने की खेती होती है और काफ़ी सालों से ग्राउंड वाटर की सहायता से गन्ने की खेती की जा रही है। इस वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, शुगर केन फार्मर्स को एक शिकायत ये रहती है कि शुगर केन बेचने के बाद उनकी पेमेंट काफ़ी लेट से आती है। खासकर यूपी में आपने ये प्रॉब्लम देखी होगी। यूपी के किसानों ने काफ़ी बार स्ट्रगल भी किया है, काफ़ी बार
विरोध भी किया है इस इशू को लेके कि उनको पेमेंट अभी तक नहीं मिली है गन्ने की। और नेक्स्ट पॉइंट, देखो शुगर केन के जो फार्मर्स हैं उनका इनकम लेवल इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है एज़ कंपेरिजन टू वो फार्मर्स जो दूसरी फसलें उगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लेबर शॉर्टेज। गन्ने की हार्वेस्टिंग के लिए लेबर की आवश्यकता होती है लेकिन लेबर आसानी से नहीं मिलती। और सबसे लास्ट में, लेबर अगर मिलती है तो काफ़ी महंगी मिलती है। और देखो कोविड-19 के चलते भी शुगर इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। इसके बाद शुगर इंडस्ट्री के सिग्निफिकेंस की हम बात करें, ये सारे पॉइंट्स हैं सिग्निफिकेंस से संबंधित। सबसे पहले है मल्टीपल लिंकेजेस। शुगर एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। शुगर केन से जब शुगर प्रोड्यूस करते हैं ना, काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट्स भी निकल के आते हैं, जैसे देखो बेगाज, मोलेसिस। तो ये जो बायो प्रोडक्ट्स हैं ना, इनसे इनका इस्तेमाल काफ़ी सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में होता है। जैसे मोलेसिस का इस्तेमाल होता है अल्कोहल प्रोडक्शन में और पशुओं को खिलाने के लिए, क्योंकि ये मोलेसिस काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। और ये दूसरा बायो प्रोडक्ट बेगैस, इसका इस्तेमाल ना सिर्फ फ्यूल के लिए होता है बल्कि ये एक बहुत ही ज़्यादा सूटेबल कच्चा पदार्थ है पेपर इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा देखो एक प्रोग्राम अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। तो इथेनॉल प्राप्त करने का एक सोर्स जो है वो ये भी है, शुगर केन के मोलेसिस से इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर से बोलता हूँ, शुगर केन के मोलेसिस से इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है और इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करने का सरकार का अभी फोकस है ताकि पेट्रोल में एफिशिएंसी लाया जा सके। सरकार का टारगेट ये है 2025 से पहले 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होनी चाहिए पेट्रोल में। पहले टारगेट 2030 का था लेकिन 5 साल सरकार ने इसे एडवांस कर दिया। तो इतने सारे बायो प्रोडक्ट्स हैं शुगर इंडस्ट्री के, हम कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुगर इंडस्ट्री जो है हमारे देश में लाखों किसानों को और वर्कर्स को रोजगार देती है। बट देखो शुगर इंडस्ट्री से जुड़े कुछ इश्यूज भी हैं जिनको हम अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इशू है प्राइसिंग से संबंधित। देखो कई बार शुगर की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और कई बार काफ़ी कम हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई जो है इसमें मिसमैच काफ़ी देखने को मिलता है। तो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कई बार क्या करती हैं, जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, शुगर मिल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप इस लेवल से ज़्यादा शुगर को स्टोर करके नहीं रख सकते। मकसद सरकार का ये होता है शुगर के दामों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन देखो ये फ्री मार्केट के अगेंस्ट है। इसकी वजह से शुगर साइकिल हमारे देश में गड़बड़ा जाता है और कई बार किसी साल शुगर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है और किसी साल काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है शुगर की। नेक्स्ट चैलेंज है स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक साइज ऑफ मिल्स। देखो हमारे देश में ज़्यादातर जो शुगर मिल है ना वो छोटी साइज़ की हैं। उनकी कैपेसिटी इतनी है एक दिन में 1000 से लेकर 1500 टन के बीच में शुगर प्रोड्यूस करना। तो इतने कम लेवल पर, इतने छोटे लेवल पर जब शुगर प्रोड्यूस की जाती है तो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं हो पाता, शुगर प्रोड्यूस करना महंगा पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई इनपुट लो आउटपुट कॉस्ट। इस पॉइंट का मतलब देखो ये है, एक तरफ शुगर केन के लिए जो मिनिमम प्राइस है वो तो पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, बट शुगर के जो दाम हैं वो उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़े हैं। तो शुगर मिल्स जो हैं उनके लिए प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुआ है। ये पॉइंट है। हाई इनपुट मतलब इनपुट पे कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है, शुगर केन यानी गन्ना उनको महंगा मिलता है, लेकिन आउटपुट कॉस्ट यानी शुगर महंगी वो बेच नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है डिसमल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज़ इथेनॉल प्रोग्राम। 2003 में ये स्टार्ट हुआ था, अब जाके सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है कि 2025 से पहले 20% ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव करना है। अदरवाइज ये जो प्रोग्राम था काफ़ी स्लो गति से चल रहा था। इसके बाद नेक्स्ट है अनवाइबल शुगर एक्सपोर्ट। देखो हमारे देश में शुगर को प्रोड्यूस करने पर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में शुगर सस्ता बिकता है। तो हमारे देश के फार्मर्स बिना सब्सिडी के शुगर को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते इंटरनेशनल मार्केट में। अगर उतने ही रेट पे एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं ना, दूसरे देश तो सस्ता शुगर बेच रहे हैं। अगर सरकार सब्सिडी देती है शुगर फार्मर्स को
तो फिर WTO में दूसरे देश विरोध करते हैं, दूसरे देश बोलते हैं देखो इंडिया अपने शुगर फार्मर्स को एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दे रहा है, तो ये भी एक फैक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट है रीजनल इम्बैलेंसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हमारे देश में आधी जो शुगर मिल्स है ना वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हैं। 60% शुगर की प्रोडक्शन इन्हीं दो राज्यों में होती है। और कई सारे स्टेट्स खास करके नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे शुगर प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट नाम मात्र की है। तो शुगर प्रोड्यूस करने के मामले में रीजनल इम्प्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया। इसमें देखो ये आता है हर एक शुगर मिल के पास अच्छी खासी संख्या में गन्ना आए, ये इंश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल लगा के रखा है कि दो शुगर मिल के बीच में कम से कम जो डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस, वो 15 किलोमीटर का होना चाहिए। लेकिन इसका नतीजा काफ़ी बार ये निकलता है कि कई जो शुगर मिल ओनर हैं अपनी मोनोपोली इस्टाब्लिश कर लेते हैं 15 किलोमीटर के एरिया में, क्योंकि 15 किलोमीटर के एरिया में कोई और शुगर मिल तो है नहीं। तो इस वजह से सभी किसानों को अपनी जो शुगर केन है, गन्ने की फसल है, उसी शुगर मिल के पास ले जानी पड़ेगी। तो शुगर मिल वाले जो हैं किसानों की एक्सप्लोटेशन करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। और चूंकि लैंड कम है हमारे देश में, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड काफ़ी ज़्यादा है, छोटी सी फसल होती है किसानों की और एकजुटता भी नहीं होती। इस वजह से एक किसान अपनी छोटी सी फसल को लेके जाता है तो शुगर मिल वाले अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि किसान की बार्गेनिंग पावर कम होती है। इसीलिए तो कहते हैं वो जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें। इसके बाद नेक्स्ट है हाई एक्सपोर्ट प्राइसेस। हमारे देश में देखो एक्स्ट्रा जो शुगर प्रोड्यूस होती है, जितने हमारे देश में कंजम्पशन के लिए चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा है जिसे एक्सपोर्ट करना है, उसको एक्सपोर्ट करने में भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। लॉजिस्टिक सेक्टर हमारे देश में काफ़ी घटिया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज़ भेजनी है तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगता है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। और जैसा हमने डिस्कस किया पहले, इनपुट कॉस्ट भी हाई है। इस वजह से हमारी जो शुगर है वो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है। और वैसे देखो शुगर का कंपटीशन होता है खांडसारी और गुड़ के साथ में। हमारे देश में 60% गन्ने का तो इस्तेमाल हो जाता है खांडसारी और गुड़ बनाने में। बहुत सारे शुगर केन फार्मर्स जो हैं वो अपने गन्ने को बेचते ही नहीं हैं, वो गुड़ बना लेते हैं अपने गन्ने से। तो इस वजह से शुगर मिल्स को पर्याप्त मात्रा में शुगर केन नहीं मिल पाता। तो ये हमने इश्यूज डिस्कस किए। अब वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। सबसे पहला वे फॉरवर्ड तो ये है रिमूविंग द डिस्टेंस नॉर्म। अभी देखो ये 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस नॉर्म है ना, दो शुगर मिल के बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होना ही चाहिए। तो इसकी वजह से एक शुगर मिल की मोनोपोली इस्टाब्लिश हो जाती है। अगर इसे हटा दिया जाए तो 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में दो शुगर मिल्स हो जाएंगी, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाएं। तो शुगर मिल्स के बीच में आपस में कंपटीशन होगा गन्ना प्राप्त करने के लिए। इससे किसानों का एक्सप्लोटेशन नहीं होगा और उनको उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे। नेक्स्ट है इनोवेशन। शुगर केन के क्षेत्र में देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि ऐसे गन्ने की वैरायटी को प्रोड्यूस किया जा सके जो कम पानी की सिचुएशन में भी अच्छी पैदावार दे सके। यूपी का एग्जाम्पल दिया जाता है। 2016-17 में यूपी में शुगर केन की एक नई वैरायटी डेवलप की गई थी CO238 और इसकी वजह से गन्ने की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसके अलावा कुछ और सजेशन भी दिए जाते हैं, जैसे शुगर केन क्षेत्रों की मैपिंग होनी चाहिए। मतलब कहाँ कहाँ हमारे देश में शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसकी प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए, जो पिछले कुछ सालों में अपडेट नहीं हुई है। और इथेनॉल प्रोडक्शन पे सरकार ध्यान दे रही है और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इथेनॉल प्रोडक्शन के भी अपने फ़ायदे हैं जो हमने इथेनॉल के आर्टिकल में भी डिस्कस किए थे। शुगर इंडस्ट्री से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो आप रंगाराजन कमेटी के बारे में लिख सकते हो। रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट आई थी कैसे शुगर इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स लाए जाएं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद दिल्ली असेंबली की स्क्रूटिनी की पावर से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो दिल्ली असेंबली की एक कमेटी है, कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी। इस कमेटी ने दिल्ली में जो राइट्स हुए थे पिछले साल 2020 में फरवरी में,
उन राइट्स की जांच करने के लिए फेसबुक इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अजीत मोहन, उनको समन किया था, बुलाया था। तो अजीत समन, फेसबुक के ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वीपी हैं, इन्होंने जुडिशरी के पास पिटीशन फाइल की, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि दिल्ली असेंबली का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में आता है। इवन यूनियन गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि दिल्ली असेंबली का लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से जो आईटी एक्ट है वो भी पार्लियामेंट ने बनाया है। तो दिल्ली असेंबली की ये जो कमेटी है, कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी, ये फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट को कैसे बुला सकती है? तो अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली असेंबली का काम सिर्फ देखो कानून बनाना नहीं है, गवर्नेंस के और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट से डील करती है दिल्ली असेंबली। हाँ, कानून बनाना मेन काम जरूर है, लेकिन और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं गवर्नेंस के। गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए दिल्ली असेंबली या फिर दिल्ली असेंबली की कोई कमेटी कोई भी लीगल या फिर दूसरी तरह की रिकमेंडेशन दे सकती है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा, ये जो दिल्ली असेंबली ऑन पीस एंड हार्मनी है, जब ये फेसबुक के वीपी से बात करेगी तो कुछ ऐसा क्वेश्चन ना पूछे जो यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में आता हो। यूनियन गवर्नमेंट के कोई सब्जेक्ट से डील ना करे ये कमेटी। अगर कमेटी ऐसा करती है तो इसका मतलब वो अपने डोमेन से बाहर जा रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखो, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर असेंबली की कोई कमेटी सोशल प्रॉब्लम्स से संबंधित इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कमेटी के पास ये जानने का अधिकार है, इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार है कि कैसे पीस एंड हार्मनी मेंटेन की जा सकती है स्टेट में। लेकिन वही बात, संविधान के 7वें शेड्यूल में यूनियन गवर्नमेंट के अंडर जो सब्जेक्ट आते हैं उनको लेके कोई क्वेश्चन ना पूछे। और फेसबुक के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, अगर वो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते, उन्हें लगता है ये क्वेश्चन जो है वो दिल्ली असेंबली की कमेटी के डोमेन के बाहर है, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो कमेटी है, दिल्ली असेंबली कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी, ये प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का रोल नहीं प्ले कर सकती और कोई भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं फाइल की जा सकती इस कमेटी के द्वारा। मतलब इस कमेटी के पास प्रोसिक्यूट करने की कोई पावर नहीं होगी। सबसे लास्ट में, दिल्ली असेंबली के पास लॉ एंड ऑर्डर की कोई पावर नहीं है और ना ही सोशल मीडिया इंटरमीडियरी से संबंधित कोई पावर है। तो कुल मिला के ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बुलाने का तो अधिकार है फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट को, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट हैं उन पर क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनसे संबंधित इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है। तो इसका परिणाम अब देखो ये निकलेगा। वैसे आईटी एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है, आईटी एक्ट 2000, तो काफ़ी सारे दूसरे राज्य जो हैं वो भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों को बुलाने लगेंगे, समन करने लगेंगे। वैसे दिल्ली असेंबली के पास लैंड ऑर्डर तो नहीं आता, लेकिन दूसरे स्टेट्स जो हैं उनके पास तो लैंड ऑर्डर आता है। बट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो अधिकारी हैं उनको वो समन करने लगेंगे, उन पर दबाव बनाने के लिए, उनसे अपनी बात मनवाने के लिए। ऑलरेडी सरकार की काफ़ी ज़्यादा टकराव चल रहा है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ, तो हो सकता है आने वाले दिनों में विभिन्न स्टेट्स का भी टकराव देखने को मिले इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ इस जजमेंट के बाद, ऐसा आर्टिकल में कहा जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल स्कूल की रीओपनिंग को प्रायोरिटी देने से संबंधित है। देखो, इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स हैं, ज़्यादातर पॉइंट्स तो आपने डिस्कस कर लिए हैं। जैसे स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। हमने काफ़ी बार ये डिस्कस किया है, हर कोई देखो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है हमारे देश के दूर दराज के इलाकों में। और अगर देखो क्लासरूम लगता है तो पीयर टू पीयर लर्निंग काफ़ी होती है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, टीचर्स का अच्छा इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ, और इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन भी बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी बॉडी डेवलप होती है, स्पोर्ट्स में काफ़ी सारी वैल्यूज़ सीखने को मिलती हैं। और अगला पॉइंट डिजिटल लिटरेसी से संबंधित है। कई सारे गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स डिजिटली लिटरेट नहीं होते, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, तो काफ़ी इनइक्वालिटी है डिजिटल लर्निंग के मामले में।
नेक्स्ट पॉइंट, मिड डे मील स्कीम नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं बच्चे, तो इससे उनकी समझने की जो शक्ति है वो भी प्रभावित हो रही है। कल हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से मिड डे मील स्कीम से बच्चे न्यूट्रिशियस फूड प्राप्त करते हैं और उनके कोग्निटिव एबिलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो एक जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि स्कूल लगेंगे तो बच्चों में वायरस का इन्फेक्शन फैल सकता है। वायरस का इन्फेक्शन तो देखो इंडोर भी है, पेरेंट्स तो बाहर जाते हैं ना, वो भी तो वायरस घर के अंदर ला सकते हैं ना। और काफ़ी सारे देश तो देखो ऐसे हैं जैसे स्वीडन, वहाँ पे तो कभी स्कूल बंद हुए ही नहीं, इवन फर्स्ट वेव के दौरान भी। यूएसए में सेकंड वेव के दौरान स्कूल बंद नहीं हुए, लेकिन इंडिया में पहली वेव के बाद से ही स्कूल बंद पड़े हैं। और देखो काफ़ी बार एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि तीसरी वेव जो है वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फर्स्ट वेव ने बूढ़ों को प्रभावित किया, सेकंड वेव ने जवान लोगों को प्रभावित किया, ये सिर्फ बातें हैं। मतलब इक्वली प्रभावित किया था फर्स्ट वेव और सेकंड वेव ने दोनों को, एल्डर सिटीजन्स को भी और यूथ को भी। बस एक बात ये थी कि सेकंड वेव वाला जो वायरस था ना, जो वेरिएंट था, वो ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन अब जो वेरिएंट है ना जिससे थर्ड वेव आ सकती है, वो इतना ज़्यादा फैटल नहीं है, उससे डेथ होने की संभावना काफ़ी कम है। और वैसे भी देखो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव ने बच्चों को बहुत कम परेशान किया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कम बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में। तो कहीं ना कहीं ये एक एविडेंस है कि कोविड का जो इन्फेक्शन है वो बच्चों में कम होता है। लेकिन ये अफवाह फैल गई कि हाँ थर्ड वेव तो बच्चों को ज़्यादा परेशान करेगी, इसलिए जो हमारे देश में पेरेंट्स हैं वो डर गए, सरकार भी डर गई, और इस वजह से किसी भी स्टेट की हिम्मत नहीं हो पा रही है स्कूल्स ओपन करने की। लेकिन खास करके देखो जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं स्कूल्स ना ओपन होने की वजह से। जो अमीर लोग हैं वो तो कोप अप कर रहे हैं, वो तो ट्यूशन भी लगवा देंगे, उनके पास पैसे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल किसको हो रही है? गरीब परिवारों के बच्चों को। तो करना क्या चाहिए? हमने कुछ पॉइंट्स तो देखो कल भी डिस्कस किए थे। डिसेंट्रलाइज कर दो ना, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट को आज़ादी दे दो, वहाँ पे केस नहीं है तो वो वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स ओपन हो सकें प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट, टीचर्स को भी दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह ट्रीट किया जाए, उनका भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो। जो टीचर्स या फिर स्कूल का सपोर्ट स्टाफ है उनका जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, आप मिक्स्ड ऑप्शन रखो। मतलब वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते उनके लिए ऑनलाइन वाला ऑप्शन रखो, और जो भेजना चाहते हैं उनके लिए क्लास लगनी चाहिए। मतलब जो जैसा चाहता है वैसे ही शिक्षा प्राप्त करवा सके अपने बच्चों को, ये प्रोविजन सरकार को करना होगा, और इसके लिए स्कूल्स को तैयार रखना होगा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। और साइंटिफिक स्टडीज देखो ये भी कहती हैं, यूरोप और यूएस के स्कूल्स को स्टडी करके स्कूल्स में इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा जो है वो काफ़ी कम है एज कंपेरिजन टू अदर लोकेशंस। तो इन सब स्टडीज़ को कंसिडर करते हुए सरकार को एक्शन लेना चाहिए और स्कूल्स को रीओपन करने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।